बेरोजगारी है, लोग तबाह हैं। अगर आप अब सरकार के ही आंकड़े देखें, एनसीआरबी के ही आंकड़े देखें, तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने इस समय विगत 4-5 सालों में आत्महत्याएं की। अगर वही कोई अपोजिशन का सांसद होता तो आप और हम संवाद नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े चैनलों पर और उन्हीं नौजवानों को अपराधी घोषित कर दिया जाता। और नौजवान के 140 करोड़ जनमानस को जानना पड़ेगा कि ये अपना रोजगार है। उनके लड़के 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ का एक एक दिन में ट्रांजेक्शन होता है। नरेंद्र तोमर के बेटे की वीडियो आपने देखा। ऐसा है कि जिस दुनिया में जिस देश ने, जिस मुल्क ने ईवीएम का इजाद करा, वहां भी ईवीएम अब बैन हो चुकी है। जो सबसे पुराने लोकतंत्र है, कनाडा है, यूएस है, ब्रिटेन है, वहां भी आपने देखा होगा कि अब ईवीएम नहीं है कहीं भी। जापान में भी ईवीएम नहीं है। बोलते हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर है कि संसद में पहुंचने वाले वो नौजवान जो धुआं उड़ाकर इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारी उनके लिए जीने के लिए एक मुश्किल सफर बन गया है। उनको जिंदगी गुजारने के लिए वो सब नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की या वो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो सवाल क्या बेरोजगारी का है? सुरक्षा चूक के अलावा क्या बेरोजगारी का वो सवाल है जिस पर अब बात होनी चाहिए, या फिर ये बेरोजगारी की आड़ में किसी तरह के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज काका हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। जी बहुत मनोज जी, शुक्रिया। मनोज जी, तस्वीरें आपने भी देखी, वीडियो आपने भी जी देखा, सोशल मीडिया पर जी वो वीडियो है, और उसके बाद जी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, प्रोफाइल हम जी अगर उन तमाम लोगों की देखें तो उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, एमफिल भी हैं, उसमें कंप्यूटर जी इंजीनियर भी हैं, उसमें ई रिक्शा चलाने वाले लोग भी हैं, और उसमें जी मेहनत मजदूरी करके पुलिस की नौकरी के लिए या आर्मी की सर्विस के लिए टेस्ट देने वाले लोग भी। सवाल ये कि क्या इसे सिर्फ सुरक्षा में चूक और संसद पर एक हमले की तरह देखा जाए, या फिर जो बेरोजगारी का सवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है उसको भी इसके दायरे में लाना चाहिए? दोनों सवाल जो है कि क्या इसको सुरक्षा चूक भर से ही कह के इसकी तीसरी कर लिया जाए, या उनका सवाल है। इस पर बहुत साफगोई से ये कहा जा सकता है कि उनका जो सवाल था वो तो बहुत जायज है और बहुत समाचीन है कि आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। हर घरों में, कस्बों में, शहरों में बेरोजगारी है, लोग तबाह हैं। अगर आप अब सरकार के ही आंकड़े देखें, एनसीआरबी के ही आंकड़े देखें, तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने इस समय इन विगत 4-5 सालों में आत्महत्याएं की हैं। 5,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या को जैसे कुकर्म को गले लगाया है। तो लोगों के घरों में दुश्वारियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन सरकार तो सिर्फ अपने प्रशंसा की और सिर्फ अपने वैभव की मुनादी पीटने पे हजारों करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। लेकिन उसी 5,000 करोड़ रुपए से इस देश के नौजवानों को, मजदूरों को, गरीब परिवार से निकले हुए हर उस माँ के सपूत को नौकरी देने का कहीं कोई प्रबंधन नहीं हो सक किया सरकार ने। तो उनका जो सवाल है बेरोजगारी का, वो बहुत ठीक है। लेकिन दूसरा जो उसके साथ जो बात है कि सदन में इस तरह से जाके करना, वो बिल्कुल भी कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। वो अलोकतांत्रिक व्यवहार है। और उनको घुसाने वाले, उनको पास देने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है। मैसूर से जो सांसद हैं प्रताप जी, अगर वही कोई अपोजिशन का सांसद होता तो आप और हम संवाद नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े चैनलों पर और उन्हीं नौजवानों को अपराधी घोषित कर दिया जाता। और नौजवानों को ही नहीं, बल्कि उस सांसद को भी, अगर अपोजिशन का कोई सांसद होता तो उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता। और जो लोकाचार समिति है इतना आहत होती कि त्वरित उसका भी महुआ मोइत्रा की तरह हो सका निष्कासन भी हो जाता। तो सरकार के दोहरे चरित्र हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। देखिए उसमें वो जो बिटिया है वो तो एमफिल करी हुई है, और जी। उसके पास और भी डिग्रियां हैं, उसने टेट पास करा है और नेट क्वालिफाई है, फिर भी उसको नहीं मिल रहा। क्योंकि अब इस देश में नौकरी और इस देश में जो रोजगार बहुत थोड़े बहुत बचे हैं। हर संस्थानों में आप देखेंगे तो जो एढाक का और सरकारी का जो रेशियो है, वो पहले कम से कम 1 और 10 का होता था, अब 1 और 100 का हो गया। एक आदमी सरकारी है तो 100 आदमी एढाक पे हैं। और एढाक पे नौकरी करने वाले लोग कमो बेश बधुआ मजदूर की तरह होते हैं। जब चाहता है मालिक, जिस तरह से चाहता है उनके श्रम का शोषण करता है, और जब चाहता है जैसे उन्हें लात मार के बाहर निकाल देता है। देखिए मनोज जी, हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, ये कह रही है कि हम भाई स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं लोगों को, हम नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार जैसा प्रदेश है जहां पर बहुत वक्त के बाद जिस तरह से लोगों को नौकरी मिली है, जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं,
तो सवाल ये है कि क्या सरकार की नीयत और पॉलिसी में रोजगार को शामिल कर देना, सिर्फ मैनिफेस्टो में शामिल कर देना, ये इससे ज्यादा जरूरी है कि सरकार की नीयत में भी ये तमाम चीजें शामिल हों? क्योंकि युवा को आखिरकार आप कब तक नारों के सहारे या फिर अपने मैनिफेस्टो के सहारे ये बताते रहेंगे कि देश बहुत मजबूत हो रहा है, दुनिया में तो डंका बज रहा है, दुनिया भर में जाइए तो सिर्फ भारत भारत हो रहा है, लेकिन उसी युवा को ये समझ में नहीं आता कि उसके अपने देश में, अपने प्रदेश में उसको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक अदम गोल्डवी की एक लाइन है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा और दावा किताबी है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ मैनिफेस्टो में ही रोजगार है और उनके सिर्फ प्रचारों में ही रोजगार है। अगर भूमि पे और अगर धरातल पे रोजगार उतरा होता तो हर माँ का चेहरा अपने बेटे को देख के उदास नहीं होता, और उदास सुपुत्र अपने माँ को देख के परेशान नहीं होता, उसे रोजगार मिला होता। जो सरकार कही थी, जिस सरकार के सर्वश्रेष्ठ नेता ने इस देश में कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब वो रोजगार के नाम पर बंगले झांकते नजर आते हैं। उनसे यही यही देश पूछे कि आप वही मोदी थे या दूसरे मोदी हो गए हैं। आपकी 9 साल की सरकार गुजरी और आपने देश के सदन में बताया कि हम मात्र 7 लाख नौकरी दे पाए हैं। 2 करोड़ के बरक्स अगर आप ठीक से देखें तो 9 दूना 18 करोड़ की जगह आप मात्र 7,21,000 नौकरी दे पाए हैं। तो निरा झूठ बोलने वाले लोग हैं और लोगों को जीवन में बहुत दुश्वारियां हैं, बहुत तकलीफ है। हाँ, मैं समझता हूँ बोलता हिंदुस्तान के माध्यम से कि हर घर के अब बेरोजगार नौजवानों को सड़कों पे उतरना चाहिए और अपने योग्यता अनुसार रोजगार की मांग करनी चाहिए। जिस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के सुपुत्र अपने फोन पे 200 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए को ऐसे कहते हैं, एस ओके ओके डलवा दो कर जाएगा, ओ नो प्रॉब्लम, 1,000 करोड़ नो प्रॉब्लम। उस देश का आम घर और गरीब घर, किसान मजदूर, खेती करने वाले, साधारण नौकरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बस चलाने वाले लोगों के घरों से जब नौजवान निकलते हैं तो अपने 100-100 रुपए के लिए तबाह। मनोज जी, ये जब हमने बातचीत शुरू की तब जब हम वीडियो देख रहे हैं कि उस संसद में उस धुएं का, तभी एक दृश्य ये भी है कि जहां वो कुछ लड़के संसद की उस गैलरी में से कूद कर जहां सांसद बैठते हैं उन सीटों पर कूद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक दृश्य ये भी है कि वो तमाम सांसद जो संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि हम कानून को सर्वोपरि रखेंगे और कानून के तहत ही हम काम करेंगे, वो तमाम सांसद उसी संसद के भीतर उन लोगों को पकड़कर पीट रहे हैं। कई सांसद मिलकर कुछ लोगों को पीट रहे हैं संविधान की शपथ लेने के बाद। क्या ये संदेश नहीं जाएगा भीड़ तंत्र, भीड़ के न्याय को आप बढ़ावा दे रहे हैं संसद के भीतर? जरूरी ये था कि जो मार्शल्स थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके हवाले कर दिया जाता, ना कि आप खुद हाथ आजमाने लगे। नहीं, ठीक बात है। संसदीय इतिहास में इस तरह के तो लोग, कम से कम जो लोग इस देश के सदन में हो, जो इस देश के लोकतंत्र का सबसे सर्वोच्च संस्थान है, उसमें किसी तरह के उचक्केपना का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कम से कम कोई शालीन और भद्र व्यवहार का प्रदर्शन और व्यवहार होना चाहिए। उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहे, लेकिन जिस तरह से उसके सुरक्षा में चूक हुई वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी और पार्टी का वो सांसद होता तो आप देखते यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गाने गाते और सारे चैनलों पर और देश भर में यही ठीक चलता कि इनकी और क्या साजिश थी। तो ठीक। यही ये लोग भी जो लोग सवाल पसंद लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर और हर तरह के मंचों पे वे सवाल कर रहे हैं कि अगर वही लड़के कहीं मुसलमान होते या उनको पास देने वाला किसी अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का कोई सांसद होता तो आज आप देखते क्या होता। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। दुर्भाग्य से अब इस देश के 140 करोड़ जनमानस को जानना पड़ेगा कि ये अपना रोजगार है। उनके लड़के 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ का एक एक दिन में ट्रांजेक्शन होता है। नरेंद्र तोमर के बेटे की वीडियो आपने देखा होगा। क्या भाई, क्या देश है जिस देश में भुखमरी इस हालात पे हो कि 107वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा। उस देश में एक केंद्रीय मिनिस्टर का बेटा 100 करोड़, 1,000 करोड़ को ऐसे कहता है, नो प्रॉब्लम, बेस्ट डिपॉजिट करा दो। वो कोई कोई जांच नहीं हुई, किसी ने सुना ही नहीं। अब मोदी जी तो सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं समझता हूं कि ये वीडियो उनके और उनके आईटी सेल के झूठों तक पहुंची होगी, उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो ये वही बात है कि तो तुम ही गवाह हो, तुम ही दलील हो, तुम ही वकील हो, जिसे चाहो हलाल कर दो और जिसे चाहो हराम कर दो। तो ये बात है, अब क्या ही कह सकते हैं।
शफीकुर रहमान बर्क साहब जो आपकी पार्टी के सांसद है वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग मेरे पास पे गए होते तो अब तक मुझे सूली पर लटका दिया जाता। जो बात आप कह रहे हैं वो भी अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं सूली पे लटक चुका होता अब तक, अगर वो ये पास मैंने जारी किया होता। क्या स्थिति ये आ नहीं, गई है कि अब इस तरह से आइडेंटिफिकेशन के तहत चीजें होंगी? देखिए दुनिया भर का जब आप इतिहास देखेंगे तो कोई ऐसा मुल्क, कोई राष्ट्र नहीं होगा जो अपने नागरिकों को भी दो तरह में बांटा होगा। ये इधर हुआ है 8-9 सालों में नहीं। हमारी जो तहजीब थी, हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो संस्कृति थी, वो सबको एक साथ लेके चलने की थी। हमारी डाइवर्सिटी में ही है, यूनिटी है। हम सब तरह के धर्म, सब तरह के मजहब का, हम एक दूसरे के मजहब का, धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन देश के मामले में हम सब नागरिक को एक समदृष्टि से देखते हैं। हमारा यही संविधान का प्रस्तावना भी है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। और शफीकुर रहमान साहब का अब जो वो कह रहे हैं वो तो कमोबेश आप हम सभी लोग समझ पा रहे हैं, उसको तो मैंने बताया ही। ये वही संसद है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पास देने वाला किसी विपक्षी दल का होता या किसी माफ कीजिएगा किसी दूसरे धर्म का होता सांसद, तो क्या स्थिति होती। आप देखिए दानिश अली को लेकर जब बीजेपी के सांसद ने बयानबाजी की थी, गलत बयान, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ। और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा के मामले में किस तरह से तेजी दिखाई गई। क्या ये सरकार की नीति पर सवाल नहीं खड़ा करता, नियत पर सवाल नहीं खड़े करता कि आप संविधान की शपथ लेकर संविधान के तहत काम नहीं कर रहे हैं? अब नीति नियत से आगे बात बढ़ चुकी है, क्योंकि नीति पर तो सरकार के आप चाहे जितने सवाल करेंगे तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, लोक और लाज से चलता है। तो जो सरकार लोक और लाज सब कुछ घोल के पी गई हो, उस सरकार से अब आप किसी नीति उति पे आप सोचें, ये मरमाहत होने वाले लोग नहीं है। कितने दोहरे लोग हैं कि जिन बेटियों के साथ जब वो मेडल जीत के आती हैं तो फोटो खिंचाते हैं, और वही बेटियां अपने हक अधिकार के और अपने शोषण के बातों को रखना चाहती हैं तो उन पर बर्बरता से लाठियां चलवाते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद है? अब उम्मीद इस देश के जनमानस से ही है। उसी से प्रार्थना करी जा सकती है कि जगिए। और ये देश कभी भी एक का नहीं रहा। पूज्य गांधी ने कहा कि ये देश सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं है जो ऊपर से 20 लोग चला रहे हैं, बल्कि ये देश उनका है जो गांव से, कस्बों से, शहरों से, गलियों से, नदी के किनारों पर जो लोग चल रहे हैं, उनके विचारों से भी ये देश चलना चाहिए। मनोज जी, क्या आप समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक बहस का मुद्दा तो बन जाएगा, रोजगार का मुद्दा, कि दरअसल रोजगार के मुद्दे पर राजनीतिक बहस मैनिफेस्टो में और चुनावी मंचों से तो ये चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विपक्ष इसको फोकस करके उठाता भी रहा है और आगे भी उठाएगा। लेकिन क्या ये जनमानस का मुद्दा बन पाएगा? हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक के डिस्कोर्स में, पब्लिक के बीच में तो ये मुद्दे अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि एक के बाद एक विपक्ष की सरकारें सत्ता गवा रही हैं और बीजेपी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो सफल होता दिख रहा है। ठीक बात है। इस पर विशेष और बहुत गंभीरता से सोचने की बात होगी, और ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा जो संवाद है, हमारी जो बात है वो जा रही कि नहीं। और बीजेपी किसी एक मायने में चुनाव नहीं जीत रही, कई तरह के षड्यंत्रों से। उसमें बहुत बार आप देखेंगे कि इस देश का इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी प्रो हो गया है, जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि देश के विकास के लिए भी ठीक नहीं है। तो कई सारे एस्पेक्ट हैं, और विपक्ष को एक ठीक सवाल है आपका कि एक होना पड़ेगा, और अपने जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़े सवाल हैं, जो उनके घर से जुड़ा सवाल है, जो उनके परिवार से जुड़ा सवाल है, उसमें खुशहाली कैसे आए। किसी भी समाज का, किसी भी देश का सिर्फ 5 किलो राशन से तो ना उसकी शिक्षा हो सकती, ना उसकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकती हैं। वो सिर्फ एक पशुवत जीवन ही जी सकता है। उसके समृद्धि के लिए कई तरह के विकास की और कई तरह के संसाधन की जरूरत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी देने में असमर्थ है। और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना कोष बढ़ा रही है, प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है। देश किसी भी पैमाने पे अगर इन विगत 8-10 सालों में आगे बढ़ा हो तो आप बताएं। मनोज जी, चुनावी प्रक्रिया में विपक्ष हो जहां सत्ता पक्ष है, अल्टीमेटली मतदान के जरिए और चुनाव के जरिए ही जनता सरकार चुनती है और फिर वो फैसला करती है, जनादेश आता है। लेकिन विपक्ष ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर कह रहा है कि जनादेश को हासिल करने का तरीका आप बदलिए, आप ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए। क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही एक पोस्टर जो नजर में आया, ईवीएम हटाओ बैलेट बचाओ, आशुतोष सिंह है पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा के, उन्होंने ये लगाया। और ये कमोबेश विपक्ष का हर नेता कह रहा है इस बात को।
किस तरह से नहीं, देखेंगे इस लड़ाई को, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव आयोग तक उसे मनाना और चुनाव आयोग इस पर राजी हो, इस तक ये जंग कैसे पहुंचेगी? क्योंकि अब तक सिर्फ ये बयानों में है और कुछ पोस्टर्स और सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए ही। ऐसा है कि जिस दुनिया में जिस देश ने, जिस मुल्क ने ईवीएम का इजाद करा, वहां भी ईवीएम अब बैन हो चुकी है। जो सबसे पुराने लोकतंत्र है, कनाडा है, यूएस है, ब्रिटेन है, वहां भी आपने देखा होगा कि अब ईवीएम नहीं है कहीं भी। जापान में भी ईवीएम नहीं है, उसी ने ईवीएम का इजाद करा। तो सवाल यह है कि जो दुनिया में हमसे ज्यादा प्रगतिशील और हमसे ज्यादा कई मायनों में तकनीकी में दक्ष मुल्क है, अगर वो ईवीएम को बंद करा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और जिस चुनाव के प्रक्रिया में और जिस चुनाव के कराने में महीनों लगते, तो गणना में भी महीनों लगे। इस पर सवाल इसलिए है कि कई सारे सवाल जो उठे हैं वो बहुत समाचीन। अभी आपने अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची ने जो एक रिपोर्ट की थी, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। किस तरह से, हम तो चंदौली संसदीय क्षेत्र के हैं और वहीं हम चुनाव में थे, किस तरह से धांधली होती है सभी ने देखा है। और ईवीएम पर समाजवादी पार्टी का जो सवाल रहा वो हमेशा से रहा। जब हमारी आपकी मोबाइल हैक करी जा सकती है, जब इस देश के डिफेंस मिनिस्ट्री का जो डेटा है वो हैक हो सकता है कई दिनों तक, जब इस देश के, हमारे मुल्क के आधार यूनिक आईडी हैक हो सकती है बहुत सारे, कई सारे करोड़ लोगों की, तो निश्चित वो हैक होता होगा। जो भी चिप से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं वो हैक होते हैं, हैकेबल होते हैं। तो इसलिए ये बैन होना चाहिए। देश के लोगों का एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे उत्पन्न हो और हमारे लोकतंत्र पर का एक आदर्श स्वरूप जो 75 साल गुजरा है उसमें कैसे आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बैलेट से चुनाव। मनोज जी, एक सवाल जो बीजेपी लगातार कर रही है, हालांकि बीजेपी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ रही है, बाकायदा उनके प्रवक्ता ने किताब तक लिखी, लेकिन अब बीजेपी ये कहती है कि जहां विपक्ष जीत जाता है तो वहां ईवीएम पर आप सवाल क्यों नहीं करते हैं, वहां नहीं, आपको ईवीएम में हैकिंग क्यों नजर नहीं आती है? लेकिन कुछ विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि ये सिलेक्टिव हो रहा है, कुछ राज्य विपक्ष को जिता दो और फिर उसके बाद एक साथ चौका मार दो। क्या इस तरह की रणनीति है? ये भारतीय जनता पार्टी को सभी, क्या जीत हो या हार हो, हम सब लोग एक स्वर से कह रहे हैं, सारा देश कह रहा है ठीक। कि आप जीत हार अलग का विषय है, आप ईवीएम हटाइए। मैंने कहा कि एक आदर्श स्वरूप कैसे प्रस्तुत होगा? जब जिस चीज पर सवाल हो उसको आप हटा दीजिए। और पूरे जीत और हार का सवाल नहीं है, आप हटाइए, आप बैलेट लाइए। इस पर सब में एक मत है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी भी तरह का कुछ भी प्रोपोगंडा लोग चला देते हैं, आप तो देखते रहते हैं। सवाल जो जो लोगों के जीवन से, शिक्षा से, रोजगार से, महंगाई से, उनके बेटों बेटों उनके आने वाले पीढ़ियों के जीवन से जो जुड़े सवाल हैं वो कैसे कुंद हो जाए, वो कैसे भोथरा हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रोपोगंडा लाती रहती है। और जो दरबारी चैनल है, जो दरबारी मंडली है, वो उस पर गाना गाती रहती है और वही लोग सुनते रहते हैं। मनोज जी, फिर एक सवाल जनता के बीच में ये उठता है कि बैलेट के वक्त में लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से बैलेट का गलत इस्तेमाल हुआ, बैलेट को किस तरह से पोलिंग बूथ पूरी तरह से कैप्चर करके बैलेट के जरिए लोगों ने एक मुश्त वोट डाले, वो तस्वीरें भी सामने हैं। तो क्या ईवीएम के आने के बाद बैलेट के जरिए पोलिंग बूथ को कैप्चर करने का तरीका बदल गया कि अब एक साथ एक एक कंट्रोल से ही तमाम वोट शिफ्ट कर दिए जाएंगे, एक एक बूथ पर कैप्चरिंग की जरूरत नहीं है? क्या ये तरीका अब हो गया, एक साइबर क्राइम हो गया है क्या ये? साइबर क्राइम एकदम है। और लोग मानते हैं, जो तकनीकी में दक्ष लोग हैं। बीबीसी लंदन की एक रिपोर्ट है, आपने पढ़ा होगा, कि एक एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आके दिखाता हूं, उसे बुलाया नहीं इलेक्शन कमीशन ने। हमारी पार्टी ने खुद 18,000 लोगों के जो वोट कटे विद एफिडेविट हमारी पार्टी ने फाइल करा, इलेक्शन कमीशन ने फिर पूछा ही नहीं। हम लोगों ने पूछा कैसे वोट कट गए। तमाम सारे सवाल हैं। जिस जिस इलेक्शन कमीशन और एक इलेक्शन कमिश्नर तो एक दिन पहले, अरुण गोयल साहब 18 तारीख को रिटायर होते हैं और 19 तारीख को उनका इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनकी चयन हो जाता है। उस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ने सवाल उठाया है। तो बहुत सारे सवाल हैं और कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए बहुत नितांत आवश्यक है कि बैलेट से इस देश में चुनाव कराया जाए। हमने देखा कि दिल्ली की संसद में बाकायदा इसका डेमो भी आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक जो फिलहाल में मंत्री भी हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दिया था कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकती है। क्यों फिर जी, चुनाव आयोग इस बात को मान नहीं रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं ये कहता है कि चलिए आप अपने जिस हैकर से भी चाहे इसे हैक करवा के देख लीजिए, वो उस तरह की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग? लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि सबसे सुरक्षित हैं हम,
सबसे सफल हम हैं, हम इस बात को मानेंगे नहीं कि हैकिंग हो सकती है। और ये तक चुनाव आयोग कह रहा है कि हाथ मत लगाइए और ऐसे ही बताइए कि हैकिंग हो सकती है या नहीं। दरअसल क्या है इसके पीछे का सिनारियो? जब इतने ज्यादा आरोप लगते हैं तो ये कानून भी कहता है कि जब आरोप लग रहे हैं तो कम से कम डिफेंस में कोई तो सबूत हो। डिफेंस में कोई तो सबूत हो। विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है। उसके निदान के लिए चुनाव आयोग को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि जो जो तथ्य आप दे रहे हैं उसके डिफेंस में हम ये बता रहे हैं कि ये सब तथ्य नगण्य है, क्योंकि आप इस तरह से हैक नहीं कर सकते। उसी उसी को तो, चूंकि चुनाव आयोग क्या है अब कहना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग में तो जो आपने देखा ही है कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन की वो जो बिल आई है उसमें सिर्फ कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उन्हीं उन्हीं के कैबिनेट का एक मिनिस्टर रहेगा। तो कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई सूचना देगा? अपोजिशन ऑफ लीडर एक रहेंगे, वो भी दोनों हाउस के, कम से कम दोनों हाउस के ठीक लीडर ऑफ अपोजिशन रहते तो भी ठीक था। तो जब ठीक। सारी चीजों को, जो आम आदमी के, जो इस देश के लोकतंत्र के एक एक व्यक्ति के जो भरोसे के जो संस्थान थे, सबको आप जब ठीक बधुआ बना लेंगे तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर, उस पर सवाल उठेंगे और उठते रहेंगे। और निश्चित रूप से हम ठीक। लोग तब तक उठाएंगे जब तक कि लोकतंत्र का एक आदर्श स्वरूप न प्रस्तुत हो, और जब तक इस देश में बैलेट से चुनाव नहीं होगा। निश्चित रूप से उसके जो आदर्श रूप है वो हमारे आपके समक्ष नहीं आ पाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमसे चर्चा करने के लिए, इन तमाम जी महत्वपूर्ण बहुत मुद्दों धन्यवाद। पर अपनी राय साझा करने के लिए। तो बोलता हिंदुस्तान के तमाम दर्शक इस वीडियो को भी शेयर करें, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते रहें। मनोज जी, एक बार फिर बहुत शुक्रिया।